तो छात्रों, यूथ इंजीनियर्स एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप पांडे। तो प्रिय छात्रों, देखिए, इससे पहले आपने देखा था वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, इनके सोर्स किस प्रकार के होते हैं, ठीक है, और क्या क्या विशेषताएं कह लीजिए या प्रॉपर्टी कह लीजिए डीसी वोल्टेज सोर्स और एसी वोल्टेज सोर्स की और इन्हीं के वोल्टेज की। ठीक है, चलो ये सारी बातें तो हो गई थी। अब हम आज का जो लेक्चर है वो बहुत महत्वपूर्ण कह लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है ओम्स लॉ, किरचॉफ का वोल्टेज का नियम, किरचॉफ का करंट का नियम। ठीक है ना, और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें आज हम करते हैं। चलिए तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला बात करते हैं ओम्स का नियम, ओम्स लॉ। देखो, ओम्स एक बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे, ठीक है ना, जिन्होंने क्या बताया था, विभवांतर और विभवांतर की वजह से बहने वाली धारा का के बीच का संबंध स्थापित किया था। ठीक है ना, तो चलो देखो बच्चा, जैसे मान लो ये एक कंडक्टर है, चालक है, ठीक है, ये एक चालक है जिसके दो सिरे हैं, सिरा ए और सिरा बी। यहां का वोल्टेज बच्चा बी ए है और यहां का वोल्टेज वी बी है। अब हम कह रहे हैं, जरा समझो, कि वी ए ज्यादा हो मान लो वी बी से, यानी कि दो सिरों के बीच विभवांतर हो गया। कितना विभवांतर होगा? वी ए माइनस वी बी, ये विभवांतर हो गया। चूंकि विभवांतर है तो इस चालक में धारा प्रवाहित होगी हाई विभव से, यानी कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ठीक है, ये क्या है बच्चा? कंडक्टर, कंडक्टर। अब ओम्स ने क्या कहा कि यही विभवांतर, यानी कि वी ए माइनस वी बी, और ये जो धारा इसमें प्रवाहित हो रही है यानी कि आई, इनके बीच में क्या संबंध, क्या कोई संबंध बन सकता है, उसी की बात करते हैं। तो देखो बच्चा, इसी कंडक्टर को हम सर्किट डायग्राम में कैसे, हमने पहले भी बात कर लिया है, किसी भी चालक को सर्किट डायग्राम में हम कैसे दिखा सकते हैं? एक प्रतिरोध से, मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस आर है, इसमें करंट क्या जा रही है? आई। यहाँ का वोल्टेज बच्चा क्या है? वी ए, और यहाँ का वोल्टेज क्या है? वी बी। जैसे यहाँ का वोल्टेज क्या है? वी ए, और यहाँ का वोल्टेज क्या है? वी बी। ठीक है, चलो, तो देखो ओम्स ने क्या कहा कि किसी भी चालक में, ठीक है, या किसी भी इलेक्ट्रिक एलिमेंट में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा, अगर सारे भौतिक परिस्थितियां जैसे कि तापमान, प्रेशर, ये सारी चीजें अगर नियत रहें, कांस्टेंट रहें, तब चालक में बहने वाली या एलिमेंट में बहने वाली धारा उस एलिमेंट के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के क्या होगी? अनुक्रमानुपाती होगी। या बेटा, ओम्स के नियमानुसार, ओम्स ने ये कहा था कि किसी एलिमेंट के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो जरा यहां से देखो पूरी कहानी। देखो, अगर हम बात करें विभवांतर की, तो बच्चा विभवांतर क्या होगा? देखो, धारा कहां से कहां जा रही? ए से बी जा रही, यानी विभवांतर क्या होगा? वी ए माइनस वी बी। ठीक है, अब ओम्स ने क्या कहा? ओम्स, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अनुसार विभवांतर जो होगा वी ए माइनस वी बी, यह अनुक्रमानुपाती होगा आई के, चालक में बहने वाली धारा के। ठीक है ना? अच्छा, अगर हम ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो गणित में हमने पढ़ा था एक नियतांक जोड़ना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा, आर आई। समझिए बच्चा यहां तक? ठीक है, फिर सुनना, ओम्स ने यह कहा था कि किसी एलिमेंट या चालक के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इस उदाहरण में विभवांतर जो है वो क्या है? वी ए माइनस वी बी। जो धारा बह रही है वो क्या है? आई। तो वी ए माइनस वी बी किसके अनुक्रमानुपाती है? आई के। चूंकि इस प्रोपोर्शनलिटी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए यहाँ बराबर का चिन्ह लिखेंगे, तो वी ए माइनस वी बी अगर बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ पास एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। यहाँ पास हमने कांस्टेंट लगाया है आर। आर क्या है? इस चालक का प्रतिरोध। ठीक है, तो जरा अगले स्लाइड पे चलिए। यहां देखो बच्चा, फिर से बना ले एक बार, उसी चालक के या प्रतिरोध को बना लें। ये है वी ए वी बी, ये धारा आई। तो बात कर लें विभवांतर, इसको बेटा वोल्टेज डिफरेंस भी बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी आप कह सकते हैं। वी ए माइनस वी बी बराबर, अभी आपने देखा क्या आया? आर आई।
अब सुनो बच्चा, इस VA माइनस VB को ही क्या लिखते हैं हम? V बराबर IR। यही पढ़ा आपने, V बराबर IR। भाई हम अगर जनरल बोलें कि ओम्स लॉ है क्या, तो बच्चा बड़े क्या कहते हैं जल्दीबाजी में तुरंत बोलता है कि सर V बराबर IR ही क्या है, ओम्स का नियम। लेकिन बच्चा यहाँ ध्यान देखो, I उस चालक में या उस प्रतिरोध में बहने वाली धारा हो गई, R उस प्रतिरोध में का क्या रेजिस्टेंस है यानी कि R, V क्या है, V क्या किसी एक सिरे के बीच क्या किसी क्या ये जो V है बेटा यहाँ ये जो V लिखा है क्या इस पॉइंट A का वोल्टेज है? क्या ये V पॉइंट B का वोल्टेज है? नहीं ना। ये है क्या V? V है VA माइनस VB, यानी कि दो सिरों के बीच का विभवांतर है V। ध्यान से, कभी भी बेटा लिखा हो V बराबर IR तो समझ जाना इस प्रतिरोध R के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर क्या है? V है। अब इसको बेटा सर्किट डायग्राम में V को दर्शाएंगे कहां? तो बच्चा V को सर्किट डायग्राम में ऐसे इस रजिस्टर के बीचों बीच ऐसे लिखा जाता है, ये यानी कि यह किसी बिंदु का वोल्टेज को नहीं प्रदर्शित कर रहा, यह दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर को प्रदर्शित करता है। क्लियर बात समझ गए? यानी कि V इक्वल टू आई आर में आई आर तो क्लियर है कि क्या है, V क्या है, V किसी एक बिंदु का विभव ना होके दो बिंदुओं के बीच का क्या होता है बच्चा, विभवांतर होता है। चलो यहां से अब देखो जरा, यहां से क्या लिख सकते हो बच्चा, सारे बच्चे देखिए, I इक्वल टू हम लिख सकते हैं V बाई आर। अच्छा V है क्या, अभी थोड़ी देर में देखा था, VA माइनस VB, यही क्या है R। अच्छा ये क्या है भैया, विभवांतर बटे ये क्या है भैया, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। अब देखो यानी कि जो करंट होगी यानी कि धारा, करंट वो बराबर है विभवांतर बटा प्रतिरोध। अब बात समझो बच्चों, यहां से बहुत महत्वपूर्ण चीजें मैं बताने जा रहा हूं। अब अगर आपको करंट का मान बढ़ाना है, करंट का मान बढ़ाना है, दो काम कर सकते हो। क्या करो, या तो सिरों के बीच का विभवांतर को बढ़ा दो तो धारा का मान बढ़ जाएगा, या विभवांतर नहीं बढ़ाना चाह रहे हो तो प्रतिरोध को घटा दो तो भी धारा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि धारा चालक में बढ़ाने के दो तरीके, या तो दोनों सिरों के बीच का विभवांतर बढ़ा दो या उस चालक का प्रतिरोध ही कम कर दो। ठीक है, चलो बच्चा, ये तो हो गया ओम्स लॉ। देखिए ओम्स लॉ में अब बात करते हैं, इसके बाद जो किरचॉफ जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसी ओम्स लॉ को और आगे बढ़ाया और इसी ओम्स लॉ का उपयोग यानी प्रयोग करके अपना भी कुछ नियम दिया। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ इसे बोलते हैं बेटा, हाँ, किरचॉफ का नियम। किरचॉफ लॉ दो, किरचॉफ ने दो नियम दिए थे। कौन कौन से दो नियम दिए थे बच्चों? एक उन्होंने दिया था वोल्टेज का नियम और एक उन्होंने दिया था करंट का नियम। ठीक है ना, तो किरचॉफ साहब ने दो नियम दिए थे, वोल्टेज का नियम और करंट का नियम। जो वोल्टेज का नियम है इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, केवीएल, और जो करंट का नियम था उसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, केसीएल। ठीक है, यह दोनों नियम ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेसिक इलेक्ट्रिकल के लिए ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जितने टॉपिक आपके मतलब स्टार्ट होंगे उन टॉपिक के लिए यह दोनों नियम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप सभी TG2 की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए। ठीक है, तो आइए इस नियम को अच्छे से समझते हैं। तो पहले बात करते हैं किरचॉफ का वोल्टेज का नियम।
जिसे क्या बोलते हैं, केवीएल। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं आप लोग से करना चाहता हूं बच्चा, ठीक है? वो बातें सुनिए क्या है। मान लीजिए कोई वोल्टेज सोर्स है, आप इससे पहले पढ़ चुके हैं, वोल्टेज सोर्स हम ऐसे बनाते हैं, या बेटा वोल्टेज सोर्स हम ऐसे बनाते हैं। मान लो यहाँ वोल्टेज सोर्स 5 वोल्ट का है और यहाँ वोल्टेज सोर्स 10 वोल्ट का है, ठीक है? अच्छा, अब मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि वोल्टेज की पोलैरिटी कैसे बनाया जाता है। तो आप लोग याद करो, जो बड़ी प्लेट होती है वो धनात्मक, जो छोटी प्लेट होती है वह ऋणात्मक। यहां पास अगर पोलैरिटी कोई बनाने को बोले तो कैसे बनाओगे? छोटी प्लेट हमेशा क्या लिखेंगे, ऋणात्मक, और बड़ी प्लेट की ध्रुवता क्या होगी, हरदम धनात्मक। तो वोल्टेज का ध्यान रखना बेटा, वोल्टेज में मैग्नीट्यूड जरूरी है। जैसे कितने वोल्ट का वोल्टेज है, 5। कितने वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, 10 वोल्ट का। इसका 5 और 10 इसका क्या है, मैग्नीट्यूड। लेकिन इस वोल्टेज की कुछ पोलैरिटी होगी, ध्रुवता होगी। वो कैसे आप डिफाइन करोगे, कैसे देखोगे क्या होगा? तो जो बड़ी प्लेट होगी हरदम धनात्मक, छोटी प्लेट हरदम ऋणात्मक, कहीं भी हो। ये पहला केस हो गया बच्चा, ये दूसरा केस हो गया, ठीक है? तो इस तरह से आपने वोल्टेज सोर्स में, या कह लो वोल्टेज की पोलैरिटी बनाना सीख लिया। वोल्टेज सोर्स में वोल्टेज की पोलैरिटी बनाना सीख लिया, बड़ा आसान है। बड़ी प्लेट धनात्मक करना है, छोटी प्लेट ऋणात्मक करना है। ये तो ठीक है सर, ठीक है, समझ गए। अब देखो बच्चा, अब बात कर लें, मान लो, समझो ये कोई रजिस्टर है आर, ठीक? अब इसमें धारा प्रवाहित हो रही आई, तो जाहिर सी बात है बेटा, इसमें करंट बह रही, यानी कि इसके सिरों के बीच क्या होगा, विभवांतर होगा, जिसे आप यहां दिखाते हो इस बी से। अब कहें, कोई कहे कि इस रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज वी है, इसकी पोलैरिटी क्या होगी, यानी कि रजिस्टर के बीच वोल्टेज का ध्रुवता क्या होगा, ठीक है? तो रजिस्टर के बीच जो वोल्टेज वी है, इसकी पोलैरिटी बनाने के लिए क्या करना है, जिस सिरे से करंट इंटर करे, इंटर मतलब जिस सिरे से करंट अंदर जाए, वह सिरा क्या करो, धनात्मक, और जिस सिरे से करंट बाहर निकले वह सिरा क्या करो, ऋणात्मक। यह प्लस ये माइनस, ये किसकी पोलैरिटी है, इस वोल्टेज की, जो प्रतिरोध के बीच में है। अगला देखो बेटा, यही चीज, पेन का कलर थोड़ा कैसे कर दे, बदल दें। देखो बच्चों, अगला लेक्चर जो मेरा कल का लेक्चर रहेगा, कल का क्या, इसका नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा, उसमें मैं आप लोग को अब न्यूमेरिकल कराना स्टार्ट करूंगा। अभी तक हम लोग देख रहे हैं 5-6 लेक्चर, आप लोगों को काफ़ी चीज़ें पढ़ा दी गई हैं। अब जितने TG2 पे आधारित क्वेश्चन आए, जितने TG2 में आ चुके क्वेश्चन हैं, इन सारी चीज़ों जितने पढ़ चुके हैं, इन पे हम एक एक करके सवाल हल करेंगे। सवाल हल करने से पहले तरीका सीखिए। चलिए, अब देखो बेटा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हाँ चलो। अब मान लो धारा ये आ रही है। अब अगर आपसे कोई कहे कि इस प्रतिरोध के बीच का क्या विभवांतर होगा, आप कहेंगे बिल्कुल, इस प्रतिरोध के दोनों सिरों के बीच विभवांतर होगा। कहां लिखोगे उसको, उसको यहां दिखाओगे, दिखाएंगे। अब क्या इस वोल्टेज V का, इस वोल्टेज V की पोलैरिटी बना लोगे, ध्रुवता? तो देखो बेटा, जहां से कहें इंटर की वो सिरा धनात्मक, जहां से निकली वो सिरा ऋणात्मक। तो ये दोनों वोल्टेज बेटा, देखो पहले वाले केस में धारा इधर से जा रही, मान लो, चलो ए मान लो, बी मान लो। पहले वाले केस में धारा किधर से किधर जा रही, ए से बी। दूसरे वाले केस में धारा किधर से किधर जा रही है, बी से ए। पहले वाले केस में विभवांतर क्या होगा, पढ़ा चुके हैं भैया। पहले वाले केस में विभवांतर कितना होगा, बी ए माइनस बी बी। यही क्या होता है, वी, और वी बराबर क्या होगा, आई आर। दूसरे वाले केस में विभवांतर क्या होगा, वी बी माइनस वी ए। क्यों, क्योंकि धारा उच्च विभव से निम्न विभव जाती है। यही बराबर क्या है, वी, यही बराबर क्या है, आई आर। तो जरा ध्यान से देखो, पहले वाले केस में वोल्टेज का परिमाण क्या आया, आई आर। दूसरे वाले केस में वोल्टेज का परिमाण क्या आया, आई आर। यानी कि धारा रजिस्टर में चाहे इधर से जाए चाहे इधर से जाए, रजिस्टर के सिरों के बीच का विभवांतर क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड वही होगा, आई आर। लेकिन क्या वो वोल्टेज एक समान होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि दोनों केस में वोल्टेज की पोलैरिटी, ध्रुवता क्या हो गई, बदल गई। पहले वाले केस जरा यहाँ देखिए, यहाँ इस वोल्टेज V की पोलैरिटी क्या है, इधर प्लस इधर माइनस। लेकिन दूसरे वाले केस में इस वोल्टेज की पोलैरिटी क्या है, इधर प्लस इधर माइनस। तो ये मैं ये बता रहा हूं कि अब कभी परिपथ में आपको वोल्टेज सोर्स और प्रतिरोध नजर आए, तो क्या आप उन दोनों की पोलैरिटी बना लोगे ना? कहिए हाँ, अगर हाँ तो आगे बढ़ते हैं।
हाँ तो चलो फिर से लिख देता हूं, किरचॉफ का विभव, विभव मीन्स वोल्टेज का नियम। देखो एकदम शुद्ध भाषा में लिखवा रहा हूं, ज्यादा वो नहीं किताबी लैंग्वेज। इस नियमानुसार किसी बंद पास, बंद पास को बोलते बेटा क्लोज लूप। अभी बताते हैं सारी चीज क्या है। इस नियमानुसार किसी बंद पास में उपस्थित समस्त विभव का बीज, बीज गणित, एक मिनट, गणितीय योग, बीज गणित में एल्जेब्रिक सम, योग शून्य, शून्य मीन्स जीरो होता है। देखो बेटा मैं फिर से कई बार बताते आया हूँ कि परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण तो है नहीं, लेकिन फिर भी किरचॉफ के यानी कि केवीएल, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हो, केवीएल। तो केवीएल क्या कहता है, किरचॉफ का वोल्टेज का नियम क्या कहता है कि किसी भी कोई परिपथ है बेटा, उसमें ढूंढो कोई बंद रास्ता है, तो किसी भी बंद रास्ते में जितने भी आपको वोल्टेज मिलेंगे, वह वोल्टेज सेल का ईएमएफ भी हो सकता है, वह वोल्टेज किसी रजिस्टर के बीच का विभवांतर भी हो सकता है, कुछ भी हो, किसी भी बंद रास्ते में मौजूद समस्त वोल्टेज का बीजगणितीय योग क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, चलो लेकिन ये बेटा परिभाषा से नहीं समझ में आना जब तक इसको हम एक परिपथ बना के ना चेक करें। चलिए तो इसको एक परिपथ बनाते हैं अगला पेज पे। मान लो बेटा ये V वोल्ट का आपने वोल्टेज सोर्स है, यहाँ एक प्रतिरोध R1 है, एक R2 है, एक R3 है। आप क्या देख रहे हैं कि यह एक सिंपल सा परिपथ है, ठीक है, जिसमें चार एलिमेंट लगे हैं। एलिमेंट कौन कौन से चार हैं, जैसे एक वोल्टेज सोर्स लगा है, दिख रहा है यहाँ, है ना, बैटरी या सेल बोल लीजिए, और तीन प्रतिरोध जुड़े हैं। ठीक है, अब हम कह रहे हैं बेटा धारा जो हमारी है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, यह प्लस है या माइनस है, हाई वोल्टेज से, हाई पोटेंशियल से निकली, यहाँ आर में गई, R2 में गई, ठीक है। ये धारा प्रवाहित हो रही है इस परिपथ में। अब देखो कुछ बच्चा, देखो थोड़ा सा यहाँ समय ले रहा हूँ, कुछ बच्चों को लगता है सर एक चीज बताइए, क्या कोई प्रतिरोध है R, इस प्रतिरोध में इसमें धारा आई जाएगी तो बाहर करंट क्या निकलेगी? क्या सर आप तो कहते हैं कि प्रतिरोध क्या करता है, धारा के मान को कम करता है, या प्रतिरोध जो होता है धारा का दुश्मन होता है। तो सर अगर यहाँ मान लीजिए 2 एम्पियर करंट इंटर कर रही है तो क्या यहाँ 2 से कम निकलेगी? तो बच्चा ध्यान रखना, प्रतिरोध के आने से धारा का मान में कम गिरावट आती है, लेकिन जितनी धारा में इधर गिरावट आएगी उतनी इधर भी होगी। यानी कि इतना समय नहीं है बेटा अब इन बातों पे बात करने का, फिर भी याद रख लेना, प्रतिरोध में, प्रतिरोध के आने से पूरे पूरे तार में, पूरे अगर किसी तार का प्रतिरोध बढ़ाओगे तो पूरे तार में धारा का मान घटेगा, ठीक, पूरे तार में। लेकिन कहने का मतलब तो भी जो भी धारा यहाँ आएगी बहेगी वही धारा बाहर निकलेगी। अगर आप प्रतिरोध का मान बढ़ाओगे तो यहाँ भी धारा कम होगी उतनी ही, और यहाँ भी धारा उतनी कम होगी, लेकिन जितनी इंटर करेगी उतनी ही बाहर निकलेगी। चलो अब देखो बच्चों, अब आपको इसमें क्या लगाना है, इसमें आपको किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है ना, क्या करना है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना है। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है,
देखो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने के लिए आप क्या करिए, देखिए परिपथ में कितने एलिमेंट हैं और उन सभी एलिमेंट की पोलैरिटी बना लीजिए, ठीक है ना। अच्छा, जरा देखो, धारा ऐसे बह रही है, देखो अब इस प्रतिरोध R1 में करंट फ्लो हो रही ना, यानी कि इसके बीच का भी विभवांतर होगा कुछ, तभी धारा बह रही है R1 में। R2 में धारा बह रही है, यानी कि R2 के भी दोनों सिरों के बीच विभवांतर होगा। R3 में भी धारा बह रही है, यानी कि R3 के भी दोनों सिरों के बीच विभवांतर होगा। मान लो R1 के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर V1 मान लें, R2 के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर V2 मान लें, और R3 के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर क्या मान लें, V3। तो कहने का मतलब, किरचॉफ साहब का कहने का क्या नियम है, मतलब है, देखो जरा किरचॉफ ने क्या कहा, किसी बंद पास में उपस्थित समस्त विभव का बीजगणितीय योग, अब यहां सुनना, समस्त विभव का, जरा देखो अब यहां कितने विभव हैं भैया, देखो एक ये है, एक वोल्टेज ये नजर आ रहा, एक V1, एक V2, एक V3, 4 वोल्टेज हैं। तो ओम्स लॉ ने ये कहा कि इन चारों वोल्टेज V1, V2, V3 का बीजगणितीय योग क्या होगा, 0 होगा। लेकिन बीजगणितीय योग में बेटा याद रखना, या तो सारे वोल्टेज धनात्मक होंगे, या तो सारे वोल्टेज ऋणात्मक होंगे, या तो कुछ वोल्टेज धनात्मक होंगे, कुछ वोल्टेज ऋणात्मक होंगे। यानी कि आपको वोल्टेज धनात्मक है कि ऋणात्मक है ये पकड़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। ठीक, ये पकड़ में कैसे आएंगे, ये अपनी पोलैरिटी से पकड़ में आते हैं। वोल्टेज का धन होना या ऋण होना किस पे डिपेंड करेगा, उस वोल्टेज की पोलैरिटी पे। 4 वोल्टेज हैं, एक पीला वाला V है, बाकी 3 लाल कलर के हैं, V1, V2, V3। इन 4 वोल्टेज में कौन वोल्टेज धनात्मक लेंगे, कौन ऋणात्मक लेंगे, ये अब आप आराम से समझिएगा, ठीक है। तो देखो करना क्या है सारे बच्चे, आप केवीएल लगाते वक्त किसी एक बिंदु से स्टार्ट करके उसी बिंदु पे घूम के आना। जैसे इस बिंदु को हम नाम दे दें A, इसको नाम दे दें बेटा B, इसको नाम दे दें C, इसको नाम दे दें D। तो आप कैसे, मान लीजिए आप, सबसे अच्छा तरीका है बेटा यहां से स्टार्ट करना है चलना। कहां से, A से प्रारंभ करो अपनी यात्रा। मान लो आपने यहां से चलना, ये आप हैं, आपको बना दिया मैंने, साइकिल पे हैं, बढ़िया साइकिल है, चलो पैर में लगा दिया साइकिल। अब आप बिंदु ए से चलिए बी पे जाइए, बी से सी पे आइए, सी से डी पे आइए, डी से पुनः ए पे आइए। ये कहलाता एक इसका मतलब आपने पूरा क्लोज पाथ घूम लिया। ठीक, ऐसा करेंगे तो आपको एलिमेंट मिलेंगे। भाई अगर हम घर में बैठे रहें तो हमें कोई नहीं मिलने वाला, जब घर से बाहर घूमने निकलेंगे तभी हमें लोग मिलेंगे। आप ये देखो कि मिल कौन रहा है और किस पोलैरिटी में मिल रहा है। जैसे देखो, ऐसे समझो बच्चा, ए से जब हम ऊपर बढ़े, पेन का कलर थोड़ा चेंज कर देना तो कंफ्यूज होने लगेंगे आप, ये तो हो गया हरा। चलो देखो, ए से जब हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे देखो, हमें कौन मिला, एक वोल्टेज सोर्स मिला, कितने वोल्ट का, V वोल्ट का, यानी कि हमें एक V वोल्ट का वोल्टेज मिला। पहले इसकी कौन सी पोलैरिटी मिल रही है, पहले क्या मिला, पहले ऋण मिला, और आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या मिलेगा, प्लस। तो याद रखना बेटा, यहां मैं लिख दे रहा हूं, यहां पास ऐसे, अगर पहले माइनस मिले, आगे और बढ़ने पे उस वोल्टेज का धन मिले, तो उस वोल्टेज को हरदम क्या लिखना, धनात्मक लिखना। याद रहेगा, अभी मैं करा दे रहा हूं पूरी बात। अब और इसको उल्टा, अगर पहले धन मिले बाद में बेटा ऋण मिले, तो उस वोल्टेज को ऋण लिखना। ये बात याद रखना सारे बच्चे, ये बात सारे बच्चे याद रखना, ठीक है। चलो इसको अप्लाई कैसे करना है, पहली बात, पहला एक काम कर लीजिए, दिए गए परिपथ में जितने चारों वोल्टेज नजर आ रहे हैं, क्या चारों की पोलैरिटी बना लोगे। देखो बेटा, V की पोलैरिटी बनाना आसान है क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स की वोल्टेज है। अब वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी बनाना आसान है ना, छोटी प्लेट निगेटिव, बड़ी प्लेट पॉजिटिव। जरा इस V1 और V2 और V3 की पोलैरिटी बना लोगे। देखो V1 की पोलैरिटी बनाना है, V1 किसके बीच का वोल्टेज है, प्रतिरोध के बीच का वोल्टेज। तो प्रतिरोध के बीच का वोल्टेज का पोलैरिटी कैसे बनती है, जहां से कहीं अंदर जाएगा वो सिरा धनात्मक, जहां से निकलेगा वह ऋणात्मक, बन गया V1 का। V2 देखो, R2 के बीच का प्रतिरोध है, जहां से करंट इंटर किया वो सिरा धनात्मक, जहां से निकला वो ऋणात्मक, तो V2 का बन गया पोलैरिटी। V3 का पोलैरिटी बनाना, V3 किसके बीच का वोल्टेज है, R3 के बीच का वोल्टेज है। R3 में धारा किधर जा रही है, इधर से जा रही है, ये सिरा धनात्मक, कहां से निकली, यहां से, ये ऋणात्मक। तो चारों वोल्टेज की पोलैरिटी नजर आ रही है,
बी की पोलरिटी सबसे आसान तो बेटा वोल्टेज सोर्स की पोलरिटी बनाना है, छोटी प्लेट निगेटिव कर दो, बड़ी प्लेट पॉजिटिव कर दो। प्रतिरोध में देखो, जहां से धारा इंटर करेगी वो सिरा धनात्मक करो, जहां से निकलेगी वो सिरा ऋणात्मक कर दो। इस तरह से बेटा आप जितने भी परिपथ में वोल्टेज मौजूद है सबकी क्या कर लो, पोलरिटी बना लो। पोलरिटी बना लिया, अब क्या करना है, आप साइकिल से ए से चलो। देखो ए से चलना स्टार्ट किया, पहले कौन मिले, पहले मिले बी, बी पहले कौन क्या मिला, पहला माइनस, बाद में आगे बढ़ते क्या मिला, प्लस। पहले माइनस बाद में प्लस, तो क्या लिखोगे उस वोल्टेज को, धनात्मक। तो यानी कि यह जो बी है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक, अब आगे बढ़ो, बी पे पहुंचे, पहुंचे बी पे, बी से जब आगे बढ़ रहे हैं कौन सा वोल्टेज मिला, V1, V1 मिला। V1 के कौन सी पोलरिटी मिल रही है, पहले कौन सी पोलरिटी मिली, देखो जब ऐसे जा रहे हो पहले कौन सा किससे टकराए, प्लस से टकराए ना, बाद में माइनस। तो पहले प्लस बाद में माइनस, तो उस वोल्टेज को क्या लिखोगे, ऋण, यानी कि ऋण V1। समझ में आई बात बेटा, इतना। अब आगे बढ़ो, अब और आगे बढ़ रहे हैं तो कौन आया, R2, R2 आया, R2 का वोल्टेज क्या है, V2। अब जरा देखो पहले कौन सा चिन्ह मिला, प्लस, बाद में कौन सा मिला, माइनस। तो V2 का V2 को कौन सी वैल्यू लिखोगे, ऋण या प्लस, फिर समझा, इधर से गए बेटा, पहले प्लस बाद में माइनस, पहले प्लस बाद में माइनस, मीन्स V2 क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। V3 देखो ऐसे आगे बढ़े, पहले प्लस बाद में माइनस, तो V3 भी क्या हो जाएगा, माइनस। समझ गए। अब जरा इधर देखो, वोल्टेज सोर्स के बीच का विभव तो V है, इसको ऐसे ही रहने दो, लेकिन जो प्रतिरोध के बीच के वोल्टेज है V1, V2, V3, ओम्स लॉ अभी पढ़े हैं ना। V1 देखो बेटा, V1 देखो, एक चीज समझना बेटा, परिपथ में बहुत ढेर सारे वोल्टेज, बहुत ढेर सारे करंट नजर आएंगे। आप बस टारगेट करो किस वोल्टेज का मान निकाल रहे हो। हम बात V1 की कर रहे हैं ना, V1 की, तो V1 बराबर क्या होगा, V1 किसके बीच का वोल्टेज है, R1। R1 में धारा क्या जा रही है, I, यानी कि IR1। किसी भी प्रतिरोध के बीच का वोल्टेज निकालना हो तो प्रतिरोध का मान लिखो, उसमें जाने वाली धारा गुणा कर दो, सिंपल। फिर सुनना, किसी भी प्रतिरोध के बीच का वोल्टेज को लिखने की क्या तरीका है, उस प्रतिरोध का मान उसमें जाने वाली धारा गुणा कर दो, हो गया। अब V2 किसके बीच का प्रतिरोध वोल्टेज है, R2 के बीच का वोल्टेज ना V2, तो V2 क्या होगा बेटा, IR2, बताया है ना। V3 क्या हो जाएगा बेटा, इसी तरह से IR3 बराबर 0। तो यहां से देखो बेटा, I बराबर क्या आ जाएगा, V/R1 प्लस R2 प्लस R3। ये है किरचॉफ के वोल्टेज का नियम। यहाँ ये बेटा किरचॉफ के वोल्टेज का नियम था, उसकी सहायता से परिपथ में बहने वाली धारा का मान ऐसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अब एक उदाहरण समझ करेंगे तब आप समझेंगे कि ये कैसे किया जाता है सवाल। चलिए देखो एक एग्जांपल लेते हैं। देखो ऐसे सवाल आप लोग में बहुत आते थे, याद करिए, आते हैं, है ना। मान लो 20 ले लिया, यहाँ 4, 6, 10 ले लिया, ये सब ओम में है और ये वोल्ट में है, ये वोल्ट, 4 ओम, 6 ओम, 10 ओम। अब कह रहा भैया कि इसमें जो भी धारा बह रही है, इस धारा का मान ज्ञात करिए। सवाल है, सवाल है धारा या करंट आई का मान ज्ञात करें। अच्छा देखो, आप लोग में अभी देखिए, यह क्या है, एक परिपथ है जिसमें कितना क्लोज पाथ है, सिर्फ एक ही बंद रास्ता है। तो आप सारे बच्चे किरचॉफ वोल्टेज लॉ का उपयोग, तुम समझिएगा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ का उपयोग आप अभी फिलहाल एक ही डिब्बे वाले सवाल पे करिएगा। जैसे देखो ये एक डिब्बा है ना, ऐसे एक और डिब्बा बन सकता है। तो जब 2 डिब्बे आ जाएंगे तो उसमें केसीएल अगर हम लगाएंगे तो ज्यादा आसान होगा। इसलिए आप केवीएल को, किरचॉफ वोल्टेज नियम को, एक डिब्बे वाले सवाल के लिए, ठीक है, ये डिब्बा को बेटा हम मेश या लूप कुछ भी बोलते हैं, अभी मेश लूप की बात हम करते हैं। मेश क्या होता है, लूप क्या होता है, बस अभी आप मोटे तौर पे जानिए। तो जरा हल करने की कोशिश करिए सारे बच्चे, कैसे निकालेंगे। देखो बेटा, सवाल करने का तरीका, सबसे पहले दिए गए परिपथ में देखो कितने एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट हैं, 4।
20 वोल्ट का एक वोल्टेज है, बाकी 3 प्रतिरोध हैं, एक 4 ओम का, एक 6 ओम का, एक 10 ओम का है। सबसे पहला काम, सबसे पहला काम, दिए गए सर्किट परिपथ में जितने भी आपके एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट का पोलरिटी बना लीजिए, यानी सभी एलिमेंट के बीच के वोल्टेज की पोलरिटी बना लीजिए। जैसे देखिए 20 में ये वोल्टेज सोर्स की पोलरिटी कैसे बनाते हो, कैसे बनाते हो भैया? छोटी प्लेट माइनस, बड़ी पॉजिटिव। इस 4 ओम की पोलरिटी कैसे बनेगी? 4 ओम में अगर मान लो, जाहिर सी बात धारा प्रवाहित हो रही है, विभवांतर है, वो सब छोड़िए अब, पूरा डिटेल में बात करना, एकदम पॉइंट पे आइए। 4 ओम में पोलरिटी बनानी है, कैसे बनाना है? जहां से करंट इंटर करेगी वो सीधा धनात्मक, जहां से निकलेगी वो ऋणात्मक। अब देखिए यही करंट तो 6 में भी जा रही है, इसी डायरेक्शन में, तो 6 की क्या पोलरिटी होगी? ये प्लस, ये माइनस। वही करंट बेटा देखो यहाँ नीचे उतर आई, तो इस 10 ओम की पोलरिटी क्या होगी? जहां से करंट इंटर की वो सीधा धनात्मक, जहां से निकली वो ऋणात्मक। तो पहला काम, दिए गए परिपथ में देखो कितने एलिमेंट हैं, जितने एलिमेंट हैं उनकी पोलरिटी बना लो। वोल्टेज सोर्स की पोलरिटी बनाने के लिए क्या करना है? बड़ी प्लेट पॉजिटिव, छोटी प्लेट निगेटिव। प्रतिरोध में अगर आपको पोलरिटी बनाना हो तो क्या करना है? जहां से करंट इंटर करेगी वो सीधा धनात्मक, जहां से निकलेगी वो सीधा ऋणात्मक करिएगा। बन गई ना? अब देखो तरीका क्या है कि अब आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ कैसे अप्लाई करेंगे। मान लीजिए किसी एक बिंदु, और सबसे आसान है यहीं से स्टार्ट करिएगा और घूम के वापस इसी पे आना है, ठीक है ना? ए बी सी डी, तो आप लिखेंगे ऐसे, मैं लिख दे रहा हूं हम करने क्या जा रहे हैं। हम करने जा रहे हैं अप्लाइंग केवीएल इन क्लोज्ड पाथ ए बी सी डी ए। ये लूप है, मेस है, इसकी बात छोड़िए, अभी ये क्लोज पाथ है, ठीक है? और मेस और लूप दोनों क्लोज पाथ ही होते हैं। तो चलो देखो, ए से चलो बेटा, ए से जब ऊपर पहुंचो तो आपको कितने वोल्ट का वोल्टेज मिला? 20। 20 मिला, किसका वोल्टेज है? एक वोल्टेज सोर्स का है, 20 वोल्ट है। पहले कौन सा सिरा मिला? ऋण, बाद में धन। पहले ऋण बाद में धन, तो क्या लिखते हैं? प्लस। कितने वोल्ट है? 20, लिख दिया। आगे बढ़िए, बी पे आ गए, 20 आगे बढ़ो बेटा। एक प्रतिरोध आया, कितने ओम का? 4 ओम का प्रतिरोध है। पहले क्या सिरा मिल रहा? प्लस, बाद में माइनस, ऐसे जा रहे हो ना, पहले प्लस बाद में माइनस, तो क्या लिखोगे? माइनस। अब देखो कितने ओम का प्रतिरोध है? 4। कितनी धारा जा रही है? आई। डायरेक्ट लिखो, ठीक है ना? डायरेक्ट प्रतिरोध में धारा का गुणा करके लिखना है, वोल्टेज में ना कर देना, ये नहीं कि 20 में भी धारा गुणा कर देना, नहीं। वोल्टेज सोर्स में धारा गुणा नहीं करना, प्रतिरोध में धारा गुणा करके लिखो। फिर आगे बढ़ो बेटा, अभी देखो यहां से आगे बढ़े, फिर आया प्लस, फिर आया माइनस। पहले प्लस बाद में माइनस, मीन माइनस। कितने ओम का प्रतिरोध है? 6। धारा क्या जा रही? आई। 6 आई। सी पे पहुंचे, अब सी से कहां जाना है? डी पे। तो सी से जब नीचे उतर रहे हो, पहले क्या मिला? प्लस, बाद में क्या मिला? माइनस, मतलब -10 आई। कहां पहुंचे? डी। क्या डी पे जाके रुक जाए? रुकना नहीं, कभी गलती ना करना बेटा। डी से आओ ए, ए पे आ गए, कुछ नहीं है, बस बराबर कर दो 0। ठीक, अब देखो इसको सॉल्व करें तो 20। अब बेटा ऋण 4, ऋण 6, ऋण 10, ये कितना हो गया? ऋण 20 आई बराबर 0। तो यहां से बेटा आई बराबर आ गया 20/20 बराबर 1 एम्पियर। आपको क्वेश्चन हो गया, ठीक है? तो ये एक तरीका मैंने बेटा बताया न्यूमेरिकल करने का। इस तरह के कई न्यूमेरिकल हम कल करेंगे। याद रखिए बेटा, कई एक परिपथ में कई क्लोज पाथ होते हैं। आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ को सिर्फ एक ही क्लोज पाथ वाले परिपथ पे लगाइएगा, इसलिए कि समय बचेगा। हम बेटा कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी कितने भी क्लोज पाथ परिपथ में गिवन हो, आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कर सकते हैं। बट आप परीक्षा में बेटा 150 सवाल पूछे जाएंगे, इतना समय नहीं रहेगा कि 2 या 3 में क्लोज पाथ हो तो उसमें लगाइए, सिर्फ एक में ही अप्लाई करिएगा। बाकी 2 डब्बे वाला क्वेश्चन कैसे करना है वो भी हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं। चलो अब एक और एग्जांपल देखो, इसको थोड़ा सा, हाँ अगला स्लाइड देखिए, एग्जांपल। और ये आप करना है, अभी आपको भी करना है, ऐसा नहीं कि बस बैठ के आप सुनते जाइए, अपना भी दिमाग लगाइए। यहाँ लिखा 20, 3, 6, 5, और यहाँ है आपका, इसको हटा देते हैं, एक बोल्ड लगा दिया जाए। चलो
चलो ये परिपथ दे दिया। ठीक है, अब इस परिपथ में अगर ये सवाल आए कि इस परिपथ में 3 ओम में धारा का मान बताओ, या 6 ओम में धारा का मान बताओ, या 5 ओम में धारा का मान बताओ, ठीक है, या उसने ऐसे बना ही दिया कि करंट आई का मान बताओ, ठीक, तो ऐसे सवाल में या तो करंट बनाए या ना भी बनाए, तो भी किसी एक दिशा में करंट मान लो, गलत नहीं होगा। कुछ बच्चे सोचेंगे सर यहाँ 20 है यहाँ 10 है, कैसे पता चलेगा किधर किस दिशा में करंट माने बहेगी। तो बेटा देखो, सवाल हल करते वक्त आपका जो मन करे उस दिशा में करंट मान लो। अगर करंट नहीं दिया है, पर प्रश्न में करंट नहीं दिखाया गया है, तो आप कोई भी मन करे जिस किसी डायरेक्शन में करंट मान लो। अगर धनात्मक आ रहा है यानी कि हमने जो माना था उसी दिशा में बहती है करंट, वास्तव में ऋणात्मक आ जाएगा बेटा, यानी कि हमारी गलत नहीं हुआ है। करंट का मान ऋणात्मक आने का यह मतलब होता है कि हम जिस दिशा में मान के चले थे वास्तव में उसके विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। तो चलो इसमें तो हम कह रहे हैं करंट ये बह रही है। अब आपसे कहे कि इस करंट की वैल्यू निकालिए किरचॉफ लॉ यूज करके, तो आपको क्या करना है, अप्लाइंग केवीएल। केवीएल का बेटा यूज करके इस सवाल को करना है। ठीक है, जरा कोशिश करो। पहले क्या तरीका बताया है, पहला काम, दिए गए परिपथ में जितने आपके एलिमेंट नजर आ रहे हैं, पहले देखो कितने एलिमेंट लगे हैं। 2 वोल्टेज सोर्स है 20 वोल्ट और 10 वोल्ट का, बाकी 3 प्रतिरोध हैं 3, 6 और 5 ओम के, यानी कि टोटल कितने एलिमेंट हैं, 5। पहले तो इन पांचों एलिमेंट की पोलरिटी बना लो। ठीक, तो चलो पहले बेटा देखो पोलरिटी बनाना स्टार्ट कर लें। वोल्टेज सोर्स की पोलरिटी बनाना बड़ा आसान है, छोटी प्लेट नेगेटिव, बड़ी प्लेट पॉजिटिव, बड़ी प्लेट पॉजिटिव, छोटी नेगेटिव, बन गया। अब प्रतिरोध की पोलरिटी बनानी है, तो देखो करंट की दिशा ये है ना, यानी कि सभी में करंट इसी दिशा में जा रही होगी, तो सभी प्रतिरोध की पोलरिटी क्या होगी, जिधर तक इंटर करेगा वो सीधा धनात्मक, जहां से निकलेगा ऋणात्मक, इंटर किया धनात्मक ऋणात्मक प्लस माइनस। समझ गए। अब आपको क्या करना है, इस बिंदु से चलना है और घूम के इसी बिंदु पे आना है। इस बिंदु पे चलना है, घूम के इसी बिंदु पे आना है। बिंदु का अभी नाम लिख दो, कोई जो भी नहीं नाम लिखना, आप डायरेक्ट हल करिएगा। तो देखो ए से चले बेटा, ए से आगे बढ़े, पहले क्या मिला, माइनस, याद रखना पहले माइनस, आगे बढ़ने पे प्लस मिले तो उस वोल्टेज को क्या लिखना, धनात्मक, और पहले प्लस आगे बढ़ने पे ऋण मिले तो उस वोल्टेज को क्या लिखना, ऋणात्मक। ठीक, तो देखो आगे बढ़े, पहले प्लस बाद में माइनस, यानी कि प्लस, कितने वोल्ट का वोल्टेज है, 20। ठीक, आगे बढ़ो बी पे, बी से आगे बढ़ो बेटा, पहले क्या आया प्लस बाद में माइनस, मतलब माइनस। पहले देखो बी से जब हम सी की तरफ जा रहे हैं ऐसे, तो पहले प्लस बाद में माइनस मिला, यानी कि क्या लिखना है, माइनस। अब 3 ओम के प्रतिरोध में कितना धारा जा रही है, आई, तो 3i। प्रतिरोध में बेटा धारा का गुणा इसलिए करते हैं क्योंकि हमको प्रतिरोध के बीच का विभव चाहिए होता है ना, इसलिए प्रतिरोध में धारा का गुणा करना, लेकिन कभी भी वोल्टेज सोर्स में धारा का गुणा ना करना, क्योंकि वोल्टेज सोर्स अपने आप आपको वोल्टेज बताता है, रजिस्टर आपको वोल्टेज नहीं बता रहा। रजिस्टर में धारा का गुणा करो कोई, तब वोल्टेज मिलता है। अब आगे बढ़ो बेटा, फिर आया प्लस, फिर में आया माइनस, यानी कि -6, करंट क्या है, आई। आगे बढ़ो, -5, करंट क्या है, आई। सी पे पहुंचे, अब सी से डी पे आओ। तो देखो बेटा जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं ऐसे, पहले क्या मिला, प्लस, बाद में क्या मिला, माइनस, पहले प्लस बाद में माइनस मीन्स माइनस, कितने वोल्ट है, 10। डी पे आए, डी से ए पे आओ, कुछ नहीं, बराबर 0 कर दो। समझ गए। अब जरा इसको देखो, सॉल्व करो, 20 माइनस 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 -14 आई -10 बराबर 0। तो ये हो गया 10 -14 आई बराबर 0। समझे, है ना। तो यहां से आई का मान क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा बेटा 10/14। इसको सॉल्व कर लेना, इतना एम्पियर धारा बहेगी। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। ये सब वोल्ट में है, ध्यान रखिएगा। अब देखो इस परिपथ में सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज सोर्स जुड़े हैं। अब आपसे बेटा इस वोल्टेज का मान पूछ रहा,
एक्स काटे नहीं है, ये एक्स है, इसको चलो और कुछ लिख दिया जाए, है ना, तो परेशान होगी कि सर ये क्या है। ये एक अज्ञात वैल्यू का वोल्टेज सोर्स जुड़ा है जिसे नाम दे दो वी एक्स। आपसे क्या करना है, आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है वी एक्स का मान कितना होगा। चलो भैया जरा सोचो कैसे हो करेंगे। तो देखो बेटा इसमें क्या करना है, इसमें वही चीज करना है, केवीएल लगाना है, केवीएल लगा डालो। तो चलो देखो केवीएल में क्या पढ़े हैं हम, पहला देखो इस परिपथ में कितने एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट है, पांचों वोल्टेज सोर्स हैं। सबसे पहले सबकी पोलरिटी बना लो। तो वोल्टेज सोर्स में कैसे पोलरिटी बनाते हैं, छोटी प्लेट नेगेटिव बड़ी पॉजिटिव, छोटी नेगेटिव बड़ी पॉजिटिव, बड़ी पॉजिटिव छोटी नेगेटिव, छोटी नेगेटिव बड़ी पॉजिटिव, बड़ी पॉजिटिव छोटी नेगेटिव। बना लिए। अब इस बिंदु से बेटा चलना प्रारंभ करो, घूम के इसी बिंदु पे आ जाओ। तो देखो यहां से चले, ऐसे गए, पहले क्या मिला माइनस, बाद में प्लस, यानी कि प्लस कितने वोल्ट है 50। आगे बढ़ो, पहले क्या मिला माइनस, बाद में प्लस, यानी कि फिर प्लस, कितना वोल्टेज है 30। वोल्टेज सोर्स में करंट का नहीं गुणा करना है, प्रतिरोध में धारा का गुणा करना है, याद रहेगा ना। ठीक, आगे बढ़ो, फिर प्लस फिर माइनस, यानी कि माइनस, देखो पहले प्लस माइनस यानी कि माइनस 20। यहां पहुंचे, यहां से नीचे उतरो, माइनस प्लस मिला यानी कि प्लस 10। अब बेटा यहां से ऐसे जाओ, देखो क्या है प्लस है ना, पहले देखो ये ऐसे जा रहे हो, पहले क्या मिला प्लस बाद में माइनस। ये चीज जरूर देखो बेटा, पहले क्या मिल रहा, अब पहले प्लस बाद में माइनस मिला, तो क्या लिखना है माइनस बी है। इन्हीं का बेटा बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा, शून्य। तो अब जरूर देखो सॉल्व कर लो, ये हो गया 80 ऋण 20 धन 10 माइनस बी एक्स बराबर 0, है ना, ये हुआ। अच्छा अब देखो 80 में 20 गया 60, लेकिन फिर 10 जुड़ गया तो कितना हो गया 70। तो 70 माइनस बी एक्स बराबर क्या हो गया 0, या बी एक्स बराबर क्या हो गया 70 वोल्ट। ऐसे सवाल भी कई बार परीक्षा में आए हैं। ठीक है, चलो, तो ये बात हो गई बच्चा लोग आपके किसकी, वोल्टेज सोर्स की, अरे वोल्टेज सोर्स कह रहा हूँ, किरचॉफ के वोल्टेज के नियम की। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बेटा बात करते हैं क्या होता है मेस, मेस और लूप। व्हाट इज मेस एंड लूप। ठीक है, इस पे भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए मैं अब इसको बता दे रहा हूं, ध्यान समझिएगा। क्या होता है मेस और लूप, किसी परिपथ में कोई भी बेटा बंद रास्ता है, ठीक है, मेस और लूप दोनों क्लोज पाथ होते हैं। ठीक, मेस भी क्लोज पाथ होता है, लूप भी क्लोज पाथ होता है। अंतर क्या है, इसको एक एग्जाम्पल से, एक उदाहरण से समझिएगा। देखिए बेटा, एक मैं वो बना दे रहा हूं परिपथ। कुछ भी मान लेते हैं, V1 R1 R2 R3 V2, और इनको हम मान लो बेटा यहाँ पर लिख लिया A B C D E F। अब आपसे कोई कहे कि इस दिए गए परिपथ में बताओ कितने मेस होंगे कितने लूप होंगे, तो ध्यान से सुनिए बेटा मेरी बात। मेस वह बंद रास्ता होता है, वो मेस ऐसा क्लोज पाथ होता है जिसके अंदर और कोई क्लोज पाथ और कोई बंद रास्ता नहीं हो सकता है। जैसे यहां देखो ए बी सी डी ए, ये एक बंद रास्ता है ना, मान लो ये कमरा है, क्या इसके अंदर और भी कमरे हैं क्या, नहीं ना, ये एक ऐसा बंद रास्ता है जिसके अंदर और कोई बंद रास्ता नहीं है, यानी कि ये क्या हुआ आपका मेस, क्या हुआ मेस। अब और ढूंढो इस परिपथ में, क्या ऐसा और कोई क्लोज पाथ है जिसके अंदर दूसरा क्लोज पाथ नहीं हो सकता है। देखो जरा देखो, सी सी ई एफ डी सी, इसमें ये भी तो बेटा ऐसा क्लोज पाथ है जिसके अंदर और कोई क्लोज पाथ नहीं है, तो ये भी क्या हुआ मेस हुआ। समझ में आई बात। तो इस परिपथ में कितने मेस नजर आ रहे हैं, कितने आए बेटा 2 मेस। समझ गए। तो मेस क्या होता है मैं लिख दे रहा हूं यहां, व्हाट इज मेस, यानी कि मेस क्या होता है, परिपथ में मौजूद ऐसा बंद
बंद पास जिसके अंदर और कोई बंद पास ना हो, वो क्या कहलाता है? मेस कहलाता है। समझ गए? मेस। ये क्या हुआ? समझ गए बच्चा? ठीक है। अब बात करते हैं बेटा लूप। लूप क्या होता है? देखो, लूप भी बंद रास्ता होता है, लेकिन लूप ऐसा बंद रास्ता होता है जिसके अंदर और भी क्लोज पाथ हो सकते हैं। यानी कि अब इस दिए गए परिपथ में देखो, क्या ऐसा कोई क्लोज पाथ है जिसके अंदर और भी क्लोज पाथ हो सकते हैं? जरा देखो, ये बड़ा वाला ए बी सी ई एफ डी ए, ये भी तो बच्चा क्लोज पाथ है। इस क्लोज पाथ के अंदर जरा देखो, ये भी क्लोज पाथ आ रहा है, ये भी क्लोज पाथ आ रहा है। यानी कि ऐसा बंद रास्ता जिसके अंदर और भी बंद रास्ते हो सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? लूप कहलाते हैं। तो यानी कि ये जो बड़ा सा दिख रहा है, ये क्या है? आपका लूप है। तो मैं लूप को भी लिख दे रहा हूं यहां पर। क्या होता है लूप? पेन का कलर चेंज करके, लूप ऐसा बंद पास जिसके अंदर और बंद पास हो सकते हैं। ठीक। अब हमने जो एग्जांपल लिया बेटा, कोई पूछे मेस क्या है, तो जो आप बताएंगे मेस कौन कौन से हैं? ए बी सी डी ए, एक में से ये है। और कौन कौन से मेस हैं? सी ई एफ डी सी, सी ई एफ डी सी, सी ई एफ डी सी, ये क्या है भैया? मेस। और कोई पूछे लूप क्या है, तो आप बताएंगे लूप क्या है? ए बी सी ई एफ ए, ये क्या है बच्चा? आपका लूप है। समझ में आई बात? तो मेस और लूप ढूंढना वो कर लोगे। ठीक। अब मेरी बात सुनिएगा, कहानी क्या है? कहानी ये है कि हम सभी सभी मेस को सभी मेस को लूप बोल सकते हैं, लेकिन सभी लूप को मेस नहीं बोल सकते। तो अगर देखो, यहां तक तो बेटा मेस लूप समझा। अब आगे बात सुनिएगा। सारे मेस लूप हो सकते हैं, पर सारे मेस लूप हो सकते हैं, पर सारे लूप मेस नहीं हो सकते। इस बात को बेटा आप कैसे तैसे भी याद कर लो, ठीक है ना? इसमें बहुत डिटेल में जाने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका उसमें बस समय ही खर्च होगा, इतना समय है नहीं। सारे मेस को क्या बोला जा सकता है? लूप बोल सकते हैं, लेकिन सभी लूप को हम मेस नहीं बोल सकते। ठीक। सभी मेस को लूप बोल सकते हैं, लेकिन सभी लूप को मेस नहीं बोल सकते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा? ओम्स लॉ। और क्या पढ़ा? किरचॉफ का वोल्टेज नियम। किरचॉफ वोल्टेज नियम पे आधारित 3-4 सवाल भी किए। और क्या हमने देखा? मेस क्या होता है, लूप क्या होता है। ठीक है। अभी तुरंत नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि केसीएल किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है, उस पर आधारित कुछ सवाल करेंगे। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि नोड और जंक्शन, जिसे आप संधि बोलते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं। ठीक है ना? तो अगला लेक्चर अभी स्टार्ट होता है। चलिए।